हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर और कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहती हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, लेक्चर्स के रिलेटेड अपडेट्स एंड जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। नेशनल इनकम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का, ये सबसे पहले दिया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट साइमन कॉजनेट्स ने। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by the normal resident of a country during the period of an accounting year। सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है इंडिया का करंट फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर कहां से लेके कहां तक है। ठीक है। अब नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल। किसका सम टोटल है? फैक्टर इनकम्स का। हमारे पास है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये हमारे पास है फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकी इनकम क्या है? लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कैपिटल इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। ये जो हमारे पास फोर फैक्टरल इनकम्स है, इनको जब हम प्लस करते हैं, अब देखते हैं कि इनको कमाने वाला कौन है। इनको कमाने वाला होना चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। अब यहां पे एक चीज है, एक हमारे पास होती है फैक्टर इनकम्स, एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम तो यहां पे हमने देख लिया। अब ट्रांसफर इनकम क्या है या ट्रांसफर पेमेंट आर दोज इनकम्स which are received by a person as help, donation or charity। यहां पे कोई भी फैक्टरल सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं करते हो। ना तो आपने किसी को लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिया, ये आपको फ्री में मिले, यहां पे आपने कोई भी काम नहीं किया। इसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। यहां पे आपने अर्निंग कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ट्रांसफर हो गया। मैंने अर्न किया, ये दूसरा है, इसने अर्निंग की, ठीक है, इसके लिए तो हो गई फैक्टर इनकम। लेकिन ये बेचारा गरीब था, इसने उठा के पैसे इसको दिए, तो इसके लिए क्या है? वो ट्रांसफर इनकम है। यानी अनअर्न्ड इनकम जो हम एज ए डोनेशन देते हैं, चैरिटी देते हैं, किसी को हेल्प करने के लिए देते हैं। जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, हमेशा हम लेते हैं फैक्टर इनकम को, ट्रांसफर इनकम को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब यहां पे कुछ ट्रांसफर इनकम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे पेंशन है, जैसे ओल्ड एज पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है, स्कॉलरशिप देती है, सब्सिडीज देती है, ये सारे क्या है? ट्रांसफर इनकम है। ये सारी अनअर्न्ड इनकम है। या प्राइवेट ट्रांसफर, जैसे गिफ्ट दे दिया, डोनेशन, चैरिटी, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम से जो आपको कंपनसेशन मिलता है वो भी किसके अंदर है? ट्रांसफर इनकम के अंदर। डिजास्टर रिलीफ पेमेंट, जैसे फ्लड आ गया, सब कुछ चीजें खत्म हो गई, तो गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ, कुछ पेमेंट की, वो किस में आता है? ट्रांसफर इनकम में आता है। या एनजीओज वगैरह ग्रांट्स देती हैं, स्टूडेंट फाइनेंशियल एड हो गया, मनी सेंट बाय एनआरआईज टू देयर फैमिलीज इन इंडिया। आपका कोई भाई है, वो अमेरिका के अंदर काम कर रहा है, उसने आपको 50,000 रुपए भेजे, आप खुश हो गए क्योंकि आपने तो वो नहीं कमाए, वो किसी और ने कमाए, आपको फ्री में मिल गए। यानी वो भी क्या है? ट्रांसफर इनकम है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन ले रखा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है वो भी क्या है? ट्रांसफर इनकम है। पॉकेट मनी,
आपके पापा आपको पैसे देते हैं, पॉकेट मनी, वो भी क्या है? ट्रांसफर इनकम है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है। जिसको वो पैसे मिल रहे हैं ना, क्या वो अर्नड उसके लिए है या अनअर्नड है? अगर ये चीज आप ध्यान में रखोगे, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर हमने पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में, पीछे हमने पढ़ा। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट है कौन? अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन जिसके अंदर ये दो क्वालिटीज हो। एक, हु ऑर्डिनरली रेजाइड्स इन द कंट्री कंसर्न। अगर मैं कंट्री लेता हूं इंडिया, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कौन हो गया? पहले उसके अंदर यह होना चाहिए कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री होना चाहिए। ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो होता है जो कम से कम 1 साल या 1 साल से ज्यादा उस मुल्क में रहता है। कोई अमेरिका का है, वो यहाँ पे 5 साल से रह रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी हम यहाँ पे डिसाइड नहीं करेंगे कि आइदर वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अभी हमने डिसाइड नहीं किया। फिर दूसरी कंडीशन, whose center of economic interest lies in that country। अब ये जो पर्सन है, ये यहाँ पे रह रहा है 1 साल से ज्यादा से, और इसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, तब जाके हम उसको कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो कहां पे कर रहा है? इंडिया के अंदर कर रहा है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी कंट्री का। अब ये देखो, यहां पे हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज जब हम देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया को देखो, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कौन है और इंडिया का नॉन रेजिडेंट कौन है, ये आपने देखना। पर्सन्स ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन इंडिया, यानी जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा यहां पे रहते हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर ही, वो हो गए इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट। यहां पे कोई भी पर्सन जो इंडिया में तो रहता है लेकिन 1 साल से कम, 6 महीने के लिए कोई आ गया, तो वो क्या है? वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। यहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? वो उस कंट्री में लाई नहीं करता है। अमेरिका का है, थोड़े से टाइम के लिए यहां पे आ गया, जैसे टूरिस्ट हो गया, अब उसका इंडिया के अंदर कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, ना तो प्रोडक्शन कर रहा है, ना कंजप्शन कर रहा है, ना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। अब एम्बेसीज, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज आर इंक्लूडेड। जितने भी इंडिया के लोग फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, वो सारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है। इंडिया की एम्बेसी यूएस के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, चाइना के अंदर है, ठीक है, यूक्रेन के अंदर है, रशिया के अंदर है। ये सारे के सारे जो वहां पे काम कर रहे हैं, हालांकि इंडिया से बाहर हैं, लेकिन ये सारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। अब फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज आर इंक्लूडेड। अब जो फॉरेनर्स इंडियन एम्बेसीज में काम करते हैं, वो क्या हो गए? इंडिया के नॉन रेजिडेंट। अब देखो, इंडिया की कोई एम्बेसी जो है फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर है, वहां पे कुछ चाइनीज लोग भी काम करते हैं, तो क्या वो इंडियन रेजिडेंट है? नहीं, वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। फिर इंडियन एम्प्लॉयड इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया आर इंक्लूडेड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कोई ऑफिस है इंडिया के अंदर, इस ऑफिस में इंडिया के कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो भी क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसी ऑफिस में फॉरेनर्स एम्प्लॉयड इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया आर इंक्लूडेड। अब फॉरेनर्स हैं, वो भी इंडिया के अंदर रह रहे, 1 साल से ज्यादा भी रह रहे, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया का क्या है? नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अपनी कंट्री में लाई करता है, यहाँ पे नहीं है। जितने भी हमारे एम्बेसडर बाहर है ना, इंडिया के जितने भी एम्बेसडर पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, वो सारे
नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। एम्बेसडर्स इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाहर से जितनी भी एम्बेसीज इंडिया में काम करती हैं वो सारे अपने अपने मुल्क के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, लेकिन इंडिया के वो नॉन रेजिडेंट हैं। नेशनल इनकम इंक्लूड्स द इनकम फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंट। नेशनल इनकम में सिर्फ हम इंक्लूड करते हैं इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट की हम इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो। फिर हमारे पास है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है 90% बच्चों को ये चीज समझ ही नहीं आती है, वो अक्सर कंफ्यूज ही रहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह से समझाने वाला हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार कंफ्यूजन होती कहां पे है। हमें तो अच्छे से समझ आ गया, हमें तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रही। इसलिए आपने 10 सेकंड निकालने, प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी आपको लॉस नहीं होगा। 10 सेकंड निकालो, इस लेक्चर को आप लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कैसा आपको ये कंटेंट लग रहा है, और लास्ट पे आपने शेयर जरूर करना है प्लीज। अब देखो, डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। हमेशा हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की, यहां पे ट्रांसफर इनकम हमने भुला ही दिया है। जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, इन सब को हम करते हैं प्लस, और वो हमारे पास है डोमेस्टिक इनकम। सिर्फ हम इतना चीज देखते हैं, ये जो इनकम है ये जनरेट होनी चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है, यहां पे जनरेट होनी चाहिए। किसने की, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहे नॉर्मल रेजिडेंट आए वो करे, नॉन रेजिडेंट आए वो जनरेट करे, वो सारे के सारे किसके अंदर आता है? डोमेस्टिक इनकम के अंदर। डोमेस्टिक इनकम में फोकस होता है प्लेस पे, यहां पे लोगों पे फोकस नहीं होता है। फिर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यहां पे भी वही है, लेकिन अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। नेशनल इनकम में टेरिटरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहां पे हम देखते हैं कि कमाने वाला है कौन, क्या नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर नॉर्मल रेजिडेंट है तो फिर उसकी इनकम को तो हम लेते हैं, लेकिन नॉन रेजिडेंट को हम नहीं देखते। नेशनल इनकम में मेन जो फोकस है वो होता है रेजिडेंट्स के ऊपर, वो होता है लोगों के ऊपर। ये जो है पर्टिकुलर इंसान, क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? अगर नॉर्मल है फिर हम प्लस करेंगे उसकी इनकम को, अगर नॉन रेजिडेंट है फिर हम उसको नहीं देखेंगे। डोमेस्टिक इनकम में फोकस जगह पे होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी पे होता है। नेशनल इनकम में कमाने वालों पे होता है, यानी नॉर्मल रेजिडेंट्स पे होता है। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? क्योंकि ये तो है इकोनॉमिक्स, यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी की अपनी डेफिनेशन है। अब इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी administrated by a government within which persons, goods and capital circulate freely। यानी वो जमीन का टुकड़ा जहां पे एक कंट्री की चलती है। अगर मैं कहूंगा इंडिया, जहां पे इंडिया की चलेगी ना, वो आएगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जहां पे इंडिया के लोग आराम से चल सकते हैं, जहां पे इंडिया के कैपिटल गुड्स आराम से फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। जैसे ये है भाई इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब ये जो गेट है ना, इस गेट के अंदर सिर्फ इंडियन लोग आ सकते हैं, पाकिस्तानी यहां पे नहीं आ सकते हैं। यहां पे इंडियन गुड्स हैं, यहां पे इंडिया की फुल हुकूमत है। ये जो एम्बेसी है इस वक्त यहां पे इंडिया की फुल हुकूमत है, उन्हीं के गुड्स यहां पे आएंगे, वहां के लोग, यहां पे सब इंडियन सिस्टम चलेगा। तो ये क्या है? ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसी तरह से अगर मान के चलो यही सिस्टम होता अमेरिका के अंदर,
अब अमेरिका की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, तो वहां पे अमेरिका का सब कुछ चलेगा, यानी ये जो हिस्सा है अब ये इंडिया का नहीं है बल्कि ये अमेरिका का है। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, फॉरेन की जितनी एम्बेसीज इंडिया में, नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी, वो इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसका पार्ट नहीं है। लेकिन इंडियन एम्बेसी अब्रॉड, इंडिया की जितनी भी एम्बेसी अब्रॉड में है वो सारी की सारी कौन है, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। यहां पे मेन फोकस किसके ऊपर है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ अ सर्कुलेशन, यानी क्या इकोनॉमिक फ्रीडम है, क्या यहाँ पे आप गुड्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, सब कुछ हो रहा है ना। क्योंकि ये अगर इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है तो यहाँ पे इंडिया की पूरी हुकूमत है, यानी इंडियन गुड्स अच्छे से चल रहे हैं, इंडिया के जो लोग यहाँ पे है उन्हीं का यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, फ्री सर्कुलेशन फॉर इंडियन पर्सन। तो ये हमारे पास है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है। अब ये हो आप मजे से बैठे हो एंड यू आर द ऑनर ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। आप चाहते हो इसको मैं किसी फॉरेन कंट्री में भेज दूं, आपने भेज दिया। लैंड यानी नेचुरल रिसोर्सेज या उसका कुछ हिस्सा आपने फॉरेन में भेज दिया। लेबर, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, आपने उसकी सर्विसेज फॉरेन में भेज दी। कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी लगे हुए हैं, एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर, लेबर सब कुछ लगी हुई है, प्रोडक्शन कर रही है। अब जो फॉरेन कंट्री है, जो अब्रॉड है, वो आपको वहां से रिटर्न देगा, लैंड का रेंट मिलेगा, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जो इनकम आपने अर्न की अपनी फैक्टरल सर्विसेज बेच के, वहां से आपने कुछ कमाया, इसी को हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये एक सिनेरियो होगा। इसी तरह से अगर कोई फॉरेनर होगा, वो हमारी कंट्री के साथ यही प्रोसेस करेगा, यानी बाहर वाला हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और हम उसको ये चीजें देंगे, तो वो हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अभी समझो, आपको समझ आ गया ना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो हमने कमाया माइनस हम करते हैं जो बाहर वाले हमारी कंट्री के अंदर कमा के आते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, डोमेस्टिक को हम नेशनल कैसे बनाते हैं, नेशनल को हम डोमेस्टिक कैसे बनाते हैं। डोमेस्टिक इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं ना, तो ये बन जाती है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में से आप ये निकाल दो तो आपके पास बन जाएगी डोमेस्टिक इनकम। एक चीज आपको याद रखनी है, चाहे आप इनकम की बात करो या प्रोडक्ट की बात करो ना, दोनों एक ही हैं। हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था, एक होता था रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो आपस में रेसिप्रोकल है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है उतनी तो इनकम जनरेट हो रही है ना, वही प्रोडक्शन आप डिस्ट्रीब्यूट करके इनकम जनरेट कर रहे हो। यानी अगर मैं कहूंगा डोमेस्टिक इनकम, आपने कहना अच्छा ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो भी डोमेस्टिक इनकम है, ये दोनों एक ही है। अब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसको हम मेजर करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कहते हैं शॉर्ट में, या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं एनडीपी। अब ग्रॉस और नेट में सिर्फ एक फर्क है, वो है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में इंक्लूड नहीं होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब आप डेप्रिसिएशन निकाल दोगे ना, आपके पास बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, या अगर आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आपको बनाना है ग्रॉस, तो प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, तो आपके पास बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हमारे पास है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। बताओ भाई, मार्केट प्राइस क्या है, द प्राइस एट विच गुड्स आर सर्विसेज इज सोल्ड इन द मार्केट, यानी जो प्राइस होती है ना चीजों की, बस उस पे आप उसको चीजों को बेच देते हो मार्केट में, तो वो आपके पास आ गई मार्केट प्राइस।
अब फैक्टर कॉस्ट क्या है? जैसा नाम वैसा काम। फैक्टर की कॉस्ट यानी जो आपके पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको आपने अपना अपना मुआवजा दे दिया। ठीक है, जो कॉस्ट आपको लगी ना यहाँ पे, वो आपके पास होगी फैक्टर कॉस्ट, यानी द पेमेंट रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड और अ सर्विस। जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो उन्होंने काम किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उनको जो पेमेंट मिलती है ना, वो हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ दो सेक्टर की, एक साइड से है प्रोड्यूसर, एक साइड से हाउस होल्डर, फिर यहाँ पे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों एक ही है, क्योंकि प्रोडक्शन करता है, फैक्टर कॉस्ट जितनी लगती है वो हाउस होल्ड से वसूल करता है। तो यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है। मसला हो जाता है तब जब गवर्नमेंट इसके अंदर आती है, यानी जब हमारे पास 3 सेक्टर इकोनॉमी बन जाती है। जो ही गवर्नमेंट आ गया तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज से इन दोनों सेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पे सब्सिडीज देती है जिससे प्राइस कम होती है, जो मार्केट प्राइस है वो हो जाएगी कम। इनडायरेक्ट टैक्स लेवी करती है जिससे प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो ये फर्क है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। अब देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, चाहे ग्रॉस डोमेस्टिक हो या नेट डोमेस्टिक हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ इतना देखना है, आइदर ये आपके पास मार्केट प्राइस पे है या फैक्टर कॉस्ट पे। अगर यहां पे लिखा है एट मार्केट प्राइस, अगर आपको एट मार्केट प्राइस ये बनाना है आपको फैक्टर कॉस्ट, तो आपने क्या करना है, अब मार्केट प्राइस में आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज लगे होते हैं, तो यही आपने निकाल देने, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब आप निकाल दोगे, आपके पास बनेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने लिखा है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके बराबर है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो ये जो यहां पे है ना, तो इसको आप माइनस ऐसे भी लिख सकते हो। मैं लिखूंगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है ना, अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं जब ब्रैकेट खत्म हो जाता है। तो ये बनेगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस, क्योंकि यहां पे माइनस है अब ये प्लस बनेगा, प्लस सब्सिडीज। चाहे आप इस तरह से करो, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कुछ भी आपके पास मार्केट प्राइस पे है, उसको आपने फैक्टर कॉस्ट पे लाना है, तो आप या तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करो, अगर इस तरह से आपके पास वैल्यू गिवन है। अगर आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज अलग अलग वैल्यू गिवन है, फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स को आपने करना है माइनस और सब्सिडीज को आपने करना है प्लस। आपके पास बनेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट में है, आपको बनाना है मार्केट प्राइस में, फिर आपको क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट है तो प्लस करो, क्योंकि यहां पे माइनस है, ये जब इस साइड आएगा तो प्लस बनेगा, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट में जब आप प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो बन जाएगा फिर मार्केट प्राइस पे। या ऐसे भी करो, फैक्टर कॉस्ट प्लस, अब माइनस की जगह पे क्या है, प्लस है, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस आपको करना है सब्सिडीज। तो जो फैक्टर कॉस्ट पे है वो आपको बनेगा मार्केट प्राइस पे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अब आपने शेयर भी जरूर करना है।